मुझे मालूम है कि मैंने अगर तुम्हें जरा सी भी ढील दी तो तुम मुसीबत खड़ी कर दोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस तरह बांध दिया है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, उसके बावजूद अगर तुमने बदमाशी दिखाने की कोशिश की तो मैं डॉक्टर की परवाह नहीं करूंगा, तुम्हें जान से मारकर इसी दरिया में फेंक दूंगा, समझी? शहरी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। शायद बेबसी और शदीद तौहीन के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सफर दोपहर तक जारी रहा। शहरी को धमकी देने के बाद अर्नब ने फिर चुप साध ली थी। वो सिम्पान चलाता रहा था, जबकि इस दौरान शहरी की आंख लग गई थी। वो सोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें बोझल होती चली गई थीं और उसे नींद आ गई थी। फिर जब उसकी आंख खुली तो तारीकी दूर हो चुकी थी। सूरज की धूप बराह रास्त उसके जिस्म पर पड़ रही थी, लेकिन वो इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। सिम्पान को फिर किसी किनारे पर लाकर रोक दिया गया था। ये किनारा भी वीरान था, अलबत्ता दूर चावलों के खेत के दरमियान बांसों से बनी हुई झोंपड़ियां दिखाई दे रही थीं। उसने देखा कि अर्नब ट्रांसमीटर उठाकर इसके पास ले आया था और ट्रांसमीटर इसके करीब रखकर उसने शहरी के मुंह में ठोंसा हुआ कपड़ा निकाल लिया। ये देख लो, वो शहरी की तरफ एक कागज का पुर्जा बढ़ाते हुए बोला। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हें इस ट्रांसमीटर में बोलना है। उसने शहरी का एक हाथ खोल दिया। शहरी ने कागज का वो पुर्जा उसके हाथ से ले लिया। अर्नब ने उसमें लिखा था, मैं शेरी जोन्स बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है और मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ये पैगाम अंकल डीन के लिए है, उन्हें ये बता दिया जाए कि वो मेरे लिए रकम का बंदोबस्त करें। मैं शेरी जोन्स ही बोल रही हूँ और हवाले के लिए ये बताना चाहती हूँ कि अंकल ने एक बार मुझे एक डायरी तोहफे में दी थी और एक बार मेरी चाबी गुम हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी उठाना पड़ी थी। शेरी ने चौंक कर अर्नब की तरफ देखा। इन लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि अंकल डीन ने इसे डायरी तोहफे में दी थी और उसकी चाबी गुम हो गई थी? ये तो ऐसी बात थी जो उसके और अंकल के सिवा कोई नहीं जानता था। फिर इसका मतलब क्या हो सकता था? अर्नब ट्रांसमीटर पर डॉक्टर से बातें करने लगा। वो इसे बता रहा था कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने भी यही खबर दी थी। उसके कहने के मुताबिक उसकी भी कार्रवाई बड़ी कामयाबी से जारी थी। डॉक्टर से बातें करने के बाद अर्नब ने ट्रांसमीटर पर एक दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट की और माइक शहरी की तरफ बढ़ा दिया। चलो, जो कुछ लिखा है वो बोलना शुरू कर दो और हाँ, अपनी आवाज कंट्रोल में रखना। अगर मुझे जरा भी ये एहसास हुआ कि तुम किसी किस्म का इशारा देने की कोशिश कर रही हो तो उस वक्त मैं तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा, समझी? चलो शुरू हो जाओ। शहरी इस वक्त इंसान से ज्यादा किसी ऐसे जानवर की तरह थी जो अपने आका के इशारे पर अमल कर रहा हो। मजबूरियों का ऐसा लम्हा उसके पास कभी नहीं आया था। उसने अर्नब के कहने के मुताबिक इस माइक पर वही बोलना शुरू कर दिया जो उस कागज पर लिखा गया था। पैगाम पढ़ लेने के बाद वो सिसकती हुई एक तरफ बैठ गई, जबकि अर्नब ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर बंद किया और दोबारा सिम्पान की पतवारें संभाल ली। एक और रात उनके सरों पर मुसल्लत हो गई। इस दौरान सफर जारी रहा। शहरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बैंकॉक से कितनी दूर निकल आई है, लेकिन अर्नब नहरों के जाल से अच्छी तरह वाकिफ मालूम होता था। ऐसा लगता था जैसे वो पहले ही इन आबी शाहराहों से गुजर चुका हो। अब वो सिम्पान एक ऐसी जगह खड़ा था जिसके दोनों ही किनारों पर दूर दूर तक कीचड़ फैली हुई थी। चांद तो नहीं निकला था, लेकिन सितारों की रोशनी में सिवाय कीचड़ और सरकंडों की झाड़ियों के और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। उसने देखा कि अर्नब पतवार हाथ में लिए ऊँघने लगा। उस पर नींद और थकन मुसल्लत हो रही थी। उस वक्त शहरी के दोनों हाथों में हथकड़ियां नहीं थीं, जबकि उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सी भी खोल दी गई थी। ये उसने इसलिए किया था कि वो कुछ देर लेटकर आराम कर सके। उसके अलावा उसे इत्मीनान ये था कि वो कहीं भी नहीं जा सकती। बेपनाह खौफ ने उसको बेहौसला कर दिया है, लेकिन शहरी ने इस मौके पर फायदा उठाने का फैसला कर लिया था। उसे अपने बचाव के लिए एक कोशिश करनी चाहिए, उसका अंजाम कुछ भी हो। वो धीरे से खड़ी हुई। उसके उठने से सिम्पान डगमग करने लगा था। उसने खौफजदा होकर अर्नब की तरफ देखा। वो उसी तरह ऊँघ रहा था। शहरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए थे। वो इसी तरह आगे आई, अर्नब के पास पहुंची। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से अर्नब को धक्का दे दिया।
अर्नव ने गिरते गिरते भी संभलने की कोशिश की थी, लेकिन वो झप्पाक से पानी में जा गिरा। उसके गिरते ही शहरी ने भी छलांग लगा दी। उसके दोनों पांव कीचड़ में धंस गए थे, लेकिन वो दौड़ी चली जा रही थी। सरकंडों और दरिया के झाड़ियों के दरमियान दौड़ती चली गई। उसने पीछे अर्नव की आवाज सुनी जो जोर जोर से उसे पुकार रहा था और उसे बुरा भला भी कहे जा रहा था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर तरफ कीचड़ फैली हुई थी। उसे दौड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन जान का खौफ इसे दौड़ाए जा रहा था। उसकी सांस बुरी तरह फूलने लगी थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। वो अपने पीछे अर्नव के कदमों की आहटें सुन रही थी। वो उसकी तरह बदहवास होकर नहीं दौड़ रहा था। शायद वो जानता था कि वो जब चाहे उसे पकड़ सकता है। फिर इस अंधेरे और धुंधलक्के में शहरी के सामने किसी इमारत के आसार उभर आए। ये इमारत बहुत बड़ी थी। कदीम तर्ज की बनी हुई ये इमारत अपनी बनावट के लिहाज से कोई इबादतगाह मालूम होती थी। शहरी दौड़ती हुई इस इमारत में दाखिल हो गई। ये वाकई एक इबादतगाह थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे एक अरसे से वीरान पड़ी हो। इस तरफ कोई ना आता हो। इमारत के हॉल के अंदर भी अंधेरा था। शहरी दौड़ते दौड़ते किसी चीज से टकरा गई। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि वो कुछ देर के लिए अपने हवास गुम कर बैठी थी। फिर जब उसके आसाब संभले तो उसने हाथों से टिटोलना शुरू कर दिया। वो पत्थर के किसी मुजस्मे से टकराई थी और ये मुजस्मा यकीनन गौतम बुद्ध का हो सकता था। सुकून और आतिशी की तलकीन देती हुई महात्मा बुद्ध के जात के तस्वुर ने उसे भी तस्कीन पहुंचा दी। वो इस मुजस्मे के बाजू को पकड़कर खड़ी हो गई। दूर इमारत के बाहर से अभी तक अर्नव के दौड़ने की आवाजें आ रही थीं। मैंने उससे पहले किसी केस में तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा, इंस्पेक्टर लैंड ने मुस्कुराते हुए माइकल से कहा। इस लड़की में कोई खास बात है क्या? ऐसा ही समझ लो। माइकल ने एक गहरी सांस ली। मुझे ना जाने क्यों वो लड़की बहुत अच्छी लगी है। तुम मेरी बात को गलत मत समझना, ये मसला कुछ और है। इंस्पेक्टर लैंड मुस्कुराते हुए मेज पर रखी हुई फाइलों की तरफ मुतवज्जो हो गया। माइकल उसे काम करते हुए देख रहा था। वो शहरी ही के सिलसिले में इंस्पेक्टर लैंड के पास आया था, लेकिन अभी तक हालात बदस्तूर थे। उनमें किसी किस्म की तब्दीली रोनुमा नहीं हुई थी। मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर लैंड ने बेदहानी से रिसीवर उठाया, फिर कुछ सुनकर रिसीवर माइकल की तरफ बढ़ा दिया। हेलो, माइकल ने कहा। मैं माइकल बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर माइकल, मैं क्राइस हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई। क्या? माइकल संभल कर बैठ गया। तुम कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ हो इस वक्त? क्या वो बच्चा तुम्हारे साथ है? मैं यही हांगकांग कमारा होटल से बोल रहा हूँ, क्राइस ने कहा। डेफ्टी मेरे साथ है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया था। माइकल ने रिसीवर रखते हुए लैंड को सूरत हाल बता दी। खुदा की पनाह, लैंड ने एक गहरी सांस ली। तो वो आदमी हांगकांग पहुंच गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कि रकम लेने आया हो। इंस्पेक्टर लैंड के हदशात का माइकल के पास कोई जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर लैंड ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसी वक्त अपने 2 आदमी को मारा होटल रवाना कर दिया। उन्हें ताकीद की गई कि वो क्राइस पर निगाह रखें। इंस्पेक्टर लैंड अपने आदमियों को क्राइस की निगरानी की हिदायत देकर फारिग हुआ था कि बैंकॉक से पुलिस जनरल युगांडा का फोन आ गया। युगांडा ने उसे बताया था कि वो लॉन्च तो इन लोगों को मिल गई है जिसमें अर्नव लड़की को लेकर सफर कर रहा था, लेकिन इन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। वो लॉन्च एक गैर आबाद किनारे पर खड़ी हुई मिली थी। इंस्पेक्टर लैंड ने भी उसे ये बता दिया कि क्राइस इस बच्चे डेफ्टी को लेकर हांगकांग पहुंच चुका है। इसके बाद वो दोनों बहुत देर तक शहरी के मामले पर गुफ्तगू करते रहे। इन दोनों का मौक़िफ़ यही था कि उनकी बाजियाबी के लिए कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिसमें नुकसान का कोई अंदेशा ना हो। अगर शहरी की हलाकत के बाद अर्नव गिरफ्तार ही हो गया तो उससे क्या हासिल हो सकता है? इस गुफ्तगू के बाद इंस्पेक्टर लैंड ने रिसीवर रख दिया। ऐसा लगता है कि तुम आज सारा दिन फोन पर बातें ही करते रहोगे, माइकल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, सूरत हाल हंगामी हो गई है। इंस्पेक्टर लैंड ने अपनी गर्दन हिलाई।
मसला यह है कि इस एक केस की जड़ें कई शहरों में फैली हुई हैं। वो लड़की अमेरिका से चलती है, टोक्यो आती है, टोक्यो में उसके साथ एक हादसा पेश आता है, वो टोक्यो से हांगकांग आ जाती है, यहाँ भी एक वाकया होता है, वो बैंकॉक जाती है, वहाँ उसे अगवा कर लिया जाता है। इस तरह कई शहर इस एक केस में मुलव्विस हो गए हैं। बहरहाल हमारे पास टोक्यो पुलिस की रिपोर्ट आ गई है, अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जरूर जरूर, माइकल जल्दी से बोल पड़ा। मुझे भी टोक्यो वाले मामले ने उलझा दिया है। इंस्पेक्टर लैंड ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। इस फाइल में टोक्यो पुलिस की पूरी रिपोर्ट मौजूद थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस टैक्सी ड्राइवर का पता चला लिया गया था जो इंपीरियल होटल से शहरी को रात के वक्त ले गया था। उसने बताया कि वो अपनी टैक्सी में बैठा किसी सवारी का इंतजार कर रहा था कि एक अमरीकी उसके पास आया और उसने 5,000 की पेशकश की। ये पेशकश इसलिए थी कि शेरी जॉन्स को अपने टैक्सी में बिठा ले। ड्राइवर का ये कहना है कि इसे कुछ नहीं मालूम था कि वो आदमी उस लड़की को कहाँ ले जा रहा है। इस अमरीकी का ये कहना था कि वो रास्ते में बता देगा, लेकिन कुछ बताने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि उससे पहले ही वो लड़की उस टैक्सी से कूदकर फरार हो चुकी थी। उस रात वो ड्राइवर जब अपनी दोस्त मिस आइसाको हरादा से मिला तो वो बहुत खौफजदा हो रहा था। उसने आइसाको को सारी बात बता दी। आइसाको भी ये सुनकर हैरान रह गई थी। फिर आइसाको को ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं पुलिस इसके दोस्त ड्राइवर को न पकड़ ले, क्योंकि वो इस मामले में खुद भी मुलव्विस हो गया था। उसने शेरी जॉन्स को फोन करने की धमकी दी, लेकिन उस ड्राइवर ने किसी तरह उसे रोक लिया। उसके बाद वो अमरीकी फिर उस ड्राइवर से मिला और फिर दोनों आइंदा का प्रोग्राम बनाने लगे। उस तरफ आइसाको से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शेरी को फोन करके बुला लिया, लेकिन ये बात अर्नव को मालूम हो गई और उसने आइसाको को धमकी दी। इसीलिए जब शेरी आइसाको से मिली तो आइसाको ने उससे बात करने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका ये इनकार भी उसकी जिंदगी नहीं बचा सका और वो बेचारी उसी रात हलाक कर दी गई। माइकल ने फाइल बंद कर दी। इस रिपोर्ट ने आइसाको की मौत का मुअम्मा हल कर दिया था। वो बेचारी बस यूं ही मारी गई थी और उसका मतलब ये था कि अर्नव एक ऐसा बेरहम आदमी था जिसके नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं थी। वो एक कत्ल कर चुका था और उसके लिए शेरी को भी हलाक कर देना कोई मुश्किल काम नहीं था। इसी लम्हे पुलिस के एक आदमी ने क्राइस के आने की इत्तला दी। इंस्पेक्टर लैंड और माइकल ने चौंक कर एक दूसरे को मायनेखेज नजरों से देखा। फिर लैंड ने अपनी गर्दन हिला दी। पुलिस का आदमी कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही क्राइस कमरे में दाखिल हो गया था। वो कुछ उलझा उलझा दिखाई दे रहा था। उसने इन दोनों से मुसाफा किया और लैंड के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। वो कुछ देर तक खामोशी से इन लोगों को देखता रहा, फिर खनखाटते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को शेरी जॉन्स की अगवा की खबर तो मिल गई होगी। शेरी जॉन्स का अगवा? लैंड ने हैरत का इजहार किया। ये क्या कह रहे हैं आप? वो कब अगवा हुई और कहाँ अगवा हुई? क्राइस ने बेतबारी से लैंड की तरफ देखा। शायद उसे यकीन नहीं आया था कि ये बात लैंड को मालूम नहीं। मेरा ख्याल था कि ये बात आप लोगों को मालूम होगी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। बहरहाल उसे बैंकॉक से अगवा कर लिया गया है और ये हरकत अर्नव नामी एक अमरीकी ने की है। फिर तुम यहाँ कैसे चले आए? माइकल ने पूछा। अगर उसका अगवा बैंकॉक में हुआ है तो तुम्हें भी वहीं होना चाहिए था। मैं बैंकॉक में ही था, क्राइस ने बताया, लेकिन पिछली रात हांगकांग से मुझे एक फोन मौसूल हुआ। फोन करने वाला बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। उसने बताया कि उन लोगों ने शेरी को अगवा कर लिया है और उसके अवज $20 लाख शेरी के अंकल से तलब किया गया है। उसने ये भी बताया कि शेरी का अंकल हांगकांग पहुंचने ही वाला होगा। सवाल ये पैदा होता है कि उस आदमी ने तुम्हें फोन क्यों किया? लैंड ने पूछा। इस मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसने मुझे दरमियानी राब्ते का जरिया करार दिया था। उसका कहना था कि मैं रकम लेने और एक खास जगह पहुंचाने के इंतजामात कर सकता हूं। उसने मुझसे ये नहीं पूछा था कि मैं ऐसा करूंगा या नहीं। उसने बस मुझे इत्तला दी थी। उसका कहना था कि अगर शेरी जॉन्स को जिंदा देखना चाहता हूं तो इसी वक्त हांगकांग परवास कर जाऊं। क्यों? इस आदमी ने तुम्हारा इंतखाब क्यों किया जबकि शेरी का चच्चा भी हांगकांग में मौजूद है? तो फिर तुम्हें इस मामले में क्यों डाला गया? इस आदमी ने यह भी कहा था कि चूंकि मैं शेरी से मोहब्बत करता हूँ इसीलिए उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। माइकल ने एक गहरी सांस ली। तुमने बैंकॉक से रवाना होते वक्त बिल्कुल वहाँ के हुक्काम को सूरत हाल बताई थी? नहीं, मुझे इतना मौका ही नहीं मिल सका था, क्राइस ने जवाब दिया।
उसकी वजह ये थी कि यहाँ आने के लिए तैयारी की परवाज में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। मुझे इसी दौरान एयरपोर्ट पहुंचना, जरूरी कागजात की जांच पड़ताल के मरहलों से गुजरना और तैयारी को पकड़ना था, इसीलिए मैं वहाँ की पुलिस को बता ही नहीं सका। बस उस आदमी का फोन मिलते ही एयरपोर्ट की तरफ दौड़ लगा दी। और तुम इस बच्चे को भी अपने साथ बैंकॉक से यहाँ ले आए, क्यों? ये सवाल लैंड ने किया था। तो और क्या करता, मैं इस बच्चे को वहाँ किसके हवाले करता? क्राइस ने जवाब दिया, शहरी की वजह से मुझे इस बच्चे से भी हमदर्दी हो गई है। गोया तुम यहाँ इसलिए आए हो कि शहरी के अंकल से 20 लाख डॉलर लेकर उस आदमी के हवाले कर दो जिसने तुम्हें फोन किया था। माइकल ने पूछा। हाँ, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझसे यही कहा गया है। तुम्हारी बात तो माकूल है, लेकिन हमारे सामने 2 इम्कानात हैं, इंस्पेक्टर लैंड ने कहा। पहला इम्कान तो ये है कि तुम खुद इस अगवा करने वाले के साथ हो सकते हो, और चूंकि तुम्हारी पोजीशन अभी तक साफ है इसलिए तुम्हें भेजा गया है कि तुम अगवा करने वाले की तरफ से रकम वसूल कर लो। और दूसरा इम्कान क्या है? क्राइस ने पहलू बदला। वो इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर आतिशफिशा उबलने लगा हो। दूसरा इम्कान ये है कि तुमने इस मौके से फायदा उठाकर खुद ही रकम वसूल करने और कहीं गायब हो जाने का मंसूबा बना लिया हो। 20 लाख डॉलर की रकम मामूली नहीं होती। तुम दोनों जहन्नुम में जाओ। क्राइस भड़क उठा। अगर मुझे उस लड़की से मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हारी इतनी बात भी बर्दाश्त नहीं करता, और तुम लोग चाहे कुछ भी करते रहो, मैं शहरी के अंकल से मिलने जा रहा हूँ। मेरे नजदीक तुम्हारी बातों से ज्यादा शहरी की जिंदगी अजीज है मुझे। जरा सोच समझ कर कदम उठाना मिस्टर क्राइस, माइकल ने वार्निंग दी। ये मामला पुलिस का है और तुम्हें एक हद में रहना है। तुम हमारी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करोगे। क्राइस ने गुस्से से इन दोनों की तरफ देखा, फिर झल्लाया हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद माइकल ने कहा, लैंड, मैं मारा जाकर इस बच्चे से मिलना चाहता हूँ और देखता हूँ वो क्या कहानी सुनाता है। हो सकता है इस मामले से क्राइस का कोई ताल्लुक ना हो। माइकल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया था कि फोन की घंटी एक बार फिर बोल उठी। लैंड ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया था। माइकल भी जल्दी से मेज के पास आ गया। इंस्पेक्टर लैंड ने कुछ सुनने के बाद इशारा किया और माइकल ने अपना कान रिसीवर से लगा दिया। इस तरह वो भी फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन सकता था। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आ रही थी। मैं लिली सॉन्ग बोल रही हूँ, औरत ने कहा। तुम शायद मुझे नहीं जानते होगे, मैं एक अदाकारा हूँ। हाँ, मुझे याद आ गया है। लैंड ने एक गहरी सांस ली। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि तुम जैसी एक मसरूफ सी अदाकारा को एक इंस्पेक्टर से बात करने का ख्याल कैसे आ गया। बात ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें फोन करना जरूरी हो गया था, लिली ने कहा। अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक आदमी का फोन आया था। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं उसके कहने के मुताबिक अमल करती रहूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो शेरी जॉन्स नामी एक अमरीकी लड़की को हलाक कर देगा जिसे बैंकॉक में अगवा कर लिया गया है। उसने मुझे ये बताया कि इस लड़की के अंकल ने रकम अदा नहीं की तो इस लड़की को मरने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चक्कर क्या है, वो कौन सी लड़की है और उस आदमी ने ये बात मुझे क्यों बताई। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रही हो? लैंड ने पूछा। मेड्रन स्टूडियो से, लिली ने जवाब दिया। उसने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैंने ये बात पुलिस को बताई तो वो मुझे भी मार सकता है। हम लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, लैंड ने कहा। हम 2 आदमी होंगे। ठीक है, अखबारी नुमाइंदे बनकर आ जाना, लिली ने बताया। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रही हूँ। लैंड ने रिसीवर वापस रख दिया। वो दोनों एक दूसरे को उलझी हुई निगाहों से देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगवा करने वालों ने यह हरकत क्यों की थी। उसने एक तरफ तो ऐसा ही फोन बैंकॉक में मुकीम क्राइस को किया था और दूसरी तरफ हांगकांग की एक अदाकारा को फोन पर यही बताया था। आखिर क्यों? अगवा करने वाले आखिर क्या चाहते हैं? डेप्टी से मिलने के बाद भी माइकल को कोई खास बात मालूम नहीं हो सकी थी। उसके बयान के मुताबिक क्राइस ने अब तक उसका बहुत ख्याल रखा था और वो उसे अपने साथ हांगकांग इसलिए ले आया था कि कहीं वो भी मुजरिमों के हत्थे ना चढ़ जाए। अलबत्ता उसने एक बात ये बताई थी कि सोजन नामी एक बूढ़ी औरत इन दोनों को हर जगह मिलती रही थी। शहरी और वो जहाँ भी जाते थे सोजन मौजूद थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो इन दोनों का ताकुब कर रही हो, लेकिन ये महज इत्तफाक भी हो सकता था क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी और उससे किसी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों के सरजद होने का इम्कान नहीं हो सकता था।
बस उसके अलावा डेफ्टी और कुछ नहीं बता सका था। डेफ्टी को होटल पहुंचाकर माइकल एक बार फिर इंस्पेक्टर लैंड के पास आ गया था और यहाँ से ये दोनों मेड्रन स्टूडियो की तरफ रवाना हो गए थे, जहाँ उन्हें लिली सॉन्ग से मुलाकात करनी थी। वो जिस वक्त स्टूडियो पहुंचे, सॉन्ग इस वक्त हॉल में मौजूद थी। इन दोनों के आने की खबर सुनकर उसने दोनों को हॉल ही में बुलवा लिया। वो एक खूबसूरत औरत साबित हुई थी, जिसके चेहरे पर हर किस्म के तासुरात मुंजमद होकर रह गए थे। माइकल ने उसे देखकर अंदाजा लगाया कि ये औरत अपनी आंखों और होंठों से काम लेना जानती है। आइए मैं आप दोनों को अपने कमरे में ले चलूं, उसने तारुफ के बाद कहा। वो कमरा अगरचे छोटा है, लेकिन वहाँ इत्मीनान से बात हो सकती है। वो दोनों इसके साथ हो लिए। इसका कमरा ज्यादा छोटा नहीं था, लेकिन सॉन्ग ने रवायती इंकिसारी का मुजाहिरा किया था और वो इन दोनों को सफ़ों पर बिठाकर खुद एक अलमारी की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसने अलमारी की दराज से रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा निकाल लिया और वो टुकड़ा इन दोनों के सामने रख दिया। ये मुझे मेरी फ्लैट के दरवाजे पर मिला था, उसने बताया। अभी मैं इस कपड़े को देखकर हैरान हो ही रही थी कि उस आदमी का फोन आ गया। उसने मुझे बताया कि कपड़े का ये टुकड़ा उसी ने रखा है और ये शेरी जॉन्स के पसंदीदा लिबास का एक हिस्सा है और शेरी का चच्चा इस टुकड़े को फौरन पहचान लेगा और वो मेरे जरिए रकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। माइकल और लैंड ने गहरी निगाहों से कपड़े के इस टुकड़े का जायजा लिया, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे किसी किस्म का सुराग लगाया जा सकता। तुम ये बताओ कि उस आदमी ने तुमसे क्या कहा था? लैंड ने पूछा। उसकी पूरी गुफ्तगू दोहरा दो। उसने मुझे थाईलैंड में अगवा होने वाली एक अमरीकी लड़की शेरी जॉन्स के मुतल्लिक बताया था, सॉन्ग ने कहना शुरू किया। उसने ये कहा था कि उस लड़की का चच्चा मतलूबा रकम लेकर हांगकांग आने वाला है। उस पर मैंने कहा कि इस मामले से मेरा क्या ताल्लुक, मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसने मुझे बताया कि मुझे कपड़े का ये टुकड़ा लेकर उसके चच्चा के पास जाना है और ये दिखा करके रकम के बारे में बात कर लेनी है। मैंने उस पर इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस झंझट में नहीं पड़ूंगी क्योंकि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे तबाह कर देगा। इस धमकी ने मुझे खौफजदा कर दिया है इंस्पेक्टर। इसकी वजह ये नहीं है कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, बल्कि इसकी वजह यह है कि मुझे उन लोगों से बहुत प्यार है जिनको मेरे जरिए खाने को मिलता है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा अलमिया है। हम भूख से हरदम खौफजदा रहते हैं। इंस्पेक्टर लैंड ने उससे और भी बहुत सी बातें दरियाफ्त की, मसलन उस आदमी का फोन किस वक्त आया था, उसका लहजा कैसा था, उसने दोबारा कब फोन करने के लिए कहा है। अब आप लोग मशवरा दें कि मैं क्या करूं? सॉन्ग ने पूछा। अगर कहें तो इसकी बात मानने से इनकार कर दूं। नहीं नहीं, तुम वही करोगी जो तुम्हें कहा गया है, माइकल ने कहा। हम लोग हालात की निगरानी करते रहेंगे और तुम पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। ये मुलाकात खत्म हो गई। हॉल से सॉन्ग को बुलाने के लिए आदमी आ गया और सॉन्ग से इजाजत लेकर ये दोनों भी उसके कमरे से बाहर आ गए। उसी दिन अंकल डीन जोन्स का फोन मौसूल हुआ और माइकल और लैंड उससे मिलने पहुंच गए। ये मुलाकात एक छोटे से होटल में हुई थी। अंकल डीन बहुत घबराया और परेशान हो रहा था। कुछ देर पहले मेरे पास एक क्राइस नामी अमरीकी आया था, उसने इन दोनों को बताया। उसने एक कैसेट मुझे दिया है। डीन ने अपनी जेब में से एक कैसेट निकालकर मेज पर रख दिया। माइकल और लैंड ने एक दूसरे को मायनेखेज निगाहों से देखा, फिर डीन को देखने लगे जो अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर रहा था। क्राइस का ये कहना है कि वो बीच का आदमी है, डीन ने बताया। उसके बयान के मुताबिक ये कैसेट उसे डॉक में मौसूल हुआ है और उसके साथ ये हिदायत की गई थी कि वो ये कैसेट फौरन ही मुझ तक पहुंचा दे। लिहाजा वो पहली फहरिस्त में ये कैसेट लेकर मेरे पास आ गया। क्या आपने कैसेट सुन लिया? माइकल ने कहा। नहीं, डीन ने जवाब दिया। मैं इस कैसेट को लेकर सीधा आप लोगों के पास चला आया हूँ। ठीक है, तो फिर आए चलकर पहले ये कैसेट सुनते हैं, लैंड ने कहा। वो तीनों लैंड के दफ्तर गए। यहाँ आते ही लैंड ने एक टेप रिकॉर्डर मंगवाया और दरवाजा बंद करके वो कैसेट इसमें लगा दिया। कैसेट से उभरने वाली आवाज शेरी ही की थी। मैं शेरी जॉन्स बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मेरा हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं शेरी जॉन्स हूँ और ये यकीन दिलाने के लिए उस डायरी का हवाला देती हूँ जो अंकल डीन ने मुझे तोहफे में दी थी। उसके अलावा मैं उन्हें अपनी चाबी के गुम होने का वाकया भी याद दिलाना चाहती हूँ।
हाँ ये शहरी ही है, डीन ने कांपती हुई आवाज में कहा। ये दोनों बातें मेरे और उसके अलावा कोई नहीं जानता है। ऐसा लगता है जैसे वो लिखा हुआ पैगाम बोल रही है। माइकल धीरे से बोला, इसका मतलब ये हुआ कि वो खैरियत से नहीं है और जबरदस्ती ये पैगाम पढ़वाया गया है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। लैंड ने अपनी मेज की दराज से कपड़े का वो टुकड़ा निकालकर मेज पर रख दिया जो सॉन्ग को मिला था। वो चलते वक्त ये टुकड़ा अपने साथ ले आया था। क्या आप इस कपड़े को पहचानते हैं? ये भी हवाले के लिए हांगकांग की एक अदाकारा को दिया गया था। मेरे खुदा, डीन ने लरसते हुए हाथ से वो टुकड़ा उठा लिया। बहुत अच्छी तरह, ये भी शहरी का है। ये कपड़ा मैंने ही दिलवाया था उसे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है।